है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, हाजिर लेकर प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। माशाअल्लाहुल करीम, बड़ा शानदार प्रोग्राम है। आइए इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में भी माशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ एक बड़े ही प्यारे गेस्ट हैं जिनको आप FGN चैनल के बड़े ही प्यारे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ प्रोग्राम में मुलाहज़ा करते हैं। कैसे है आरिफ भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज आरिफ भाई के हमारे प्रोग्राम में आमद हुई है, जाहिर है कि प्रोग्राम लेकर आते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आज भी एक ऐसे ही प्यारा टॉपिक है जिसको समझ लें आप, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ क्या चीज़ है? क्या जिस्मानी तौर पर सेहतमंद दिखना क्या सिर्फ यही हेल्थ है, या हेल्थ के कितने टाइप्स होते हैं? बहुत सारी चीज़ें इस ज़िम्न में हमने आज इस प्रोग्राम में सुननी है। और माशाअल्लाहुल करीम ये प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं है जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम के लिए, बल्कि उनके लिए ख़ास है। और ये भी है कि ये प्रोग्राम सब के लिए है। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बड़ा ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो कई चीज़ें इसमें ऐसी बयान की जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए भी और दीगर हजरात के लिए भी कि उनको नोट करना चाहिए। क्या कहते हैं आरिफ भाई? आज ऐसे ही है। आज माशाल्लाह PPT भी कुछ आरिफ भाई लेकर आए हैं, वो भी शो की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आरिफ भाई की जानिब और हेल्थ इज़ वेल्थ के हवाले से आज क्या फरमाना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, वो आपने कनेक्ट किया ना कि यानी प्रोग्राम का नाम है कामयाबी के रास्ते। जी जी। और कामयाब कौन नहीं होना चाहता, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे जॉब करने वाले हजरात हों। सब ने अपनी अपनी कामयाबी का जो है मियार है जो है वो ऑलमोस्ट सेट कर रखा है। अब जाहिर है एक स्टूडेंट के लिए कामयाब होने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सही है। और आज जो कल्चर है, फूड कल्चर हो या इस तरह का सोशल मीडिया का जो कल्चर है, इसमें अपने आप को हेल्दी रखना ये चैलेंज पर एक चैलेंज है। सही। और अब जो है वो बंदा कैसे इन सारी चीज़ों को ग्रो करें, तो नीयत ये बनी कि अगर कामयाबी के रास्ते है तो कामयाब होने के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और अपनी हेल्थ को और हेल्थ कॉन्शियस वाले कंसेप्ट को इंशाल्लाह कैसे लेके चलना है, इसी चीज़ को जो है वो इस ज़मीन में हमने जो है वो बाउंड किया है। और शुरू ही हमने हेल्थ से किया है। हेल्थ से अमूमन हेल्थ जो है ना, जैसे सेहतमंद, तो सेहतमंद का उल्टा जो होता है वो होता है बीमार। सही है ना, एकदम यूँ कॉमन सी बात अगर हम समझें तो अगर किसी भी बीमार को देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि सेहतमंद है, हम कहेंगे बीमार है। बीमार। और कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कद का जो है वो कैसा भी हो, जसामत कैसी भी हो, या इन मानों में उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो बीमार नहीं है ना तो हमारे लिए हेल्दी है। सही। और अगर बीमार है तो हेल्दी नहीं है। सही। एक तो ये, लेकिन हेल्थ का एक कॉमन सा मतलब लेते हैं, सेहत का एक कॉमन सा मतलब ये लेते हैं कि आपके दीगर रोज़मर्रा के कामों को करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना है। आप रोज़मर्रा के कामों को करते चले जाएं और हर तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारी से बचकर आप अपने कामों को वक्त पर कर लें और चीज़ों को जो है वो डन कर लें, यानी वर्क डन जिसे हम अमूमन कहते हैं, ये चीज़ कहलाती है हेल्थ। सही है। अब हेल्दी रहने को जो है ना वो इंसानी जिस्म से बहुत ज़्यादा ताबीर किया जाता है कि यार बॉडी फिटनेस देखेंगे या उसकी दिखावट पे होगा या तो खाने पे होगा, बहुत सारी चीज़ों को इनमें कनेक्ट किया जाए। तो बेसिकली हेल्थ के जो है ना ये दो टाइप भी होते हैं। दो टाइप्स होते हैं जी। यानी ऐसा भी होता है ना कि बंदा अगर सही सलामत दिख रहा है तो उसको हम हेल्थी मानते हैं, लेकिन वो दिमागी तौर पर अपने आप को मेंटली इलनेस में होता है, जहनी तौर पर बीमार होता है, जिस्मानी तौर पे बढ़िया लग रहा होता है, हो सकता है जहनी तौर पे बीमार हो। जी जी। तो बेसिकली हेल्थ को भी दो ही टाइप में जो है उस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा। एक होती है उसकी फिजिकल हेल्थ, ठीक है,
कि उसकी जिस्म में इंटरनल एक्सटर्नल जिस्म में ज़ाहिरी भी कह सकते हैं जी इसको। ज़ाहिरी तौर पर जो है उसके जिस्म में कोई बीमारी नजर ना आती हो, जी, जी। या उसको देखने पर बीमार ना मालूम होता हो, यानी खांस रहा है, नज़ला है, जुकाम है, तो कई बार इंसान प्रिडिक्ट कर लेता है कि हो सकता है आपको सर्दी है, कंटिन्यू छींक रहा होता है तो उसको मतलब नज़ला जुकाम हो गया होगा आपका। तो ये फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी दिखने में जो हम बातें करते हैं। इसी तरह से जो है वो मेंटल इलनेस होती है, जहनी तौर पर जो है वो बंदा जो है बीमार होता है, जहनी तौर पर कई तरह से जो है वो बीमारियों का शिकार होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर वगैरह इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो हेल्थ के भी जो है इसी तरह से दो टाइप किए गए, एक होती है फिजिकल हेल्थ जी। जो से जिस्म से रिलेटेड होती है, एक होती है मेंटल हेल्थ जो इंसानी दिमाग से जो है वो कनेक्टेड होती है। अब चूंकि मौजू चला ही है तो इंशाल्लाह करीम जो है वो अपने शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ पर, और इसकी सबसे पहले टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल, अच्छा स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं कुछ टाइप्स ना। हाँ, फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ में बात करेंगे तो फिजिकल हेल्थ को भी अब 3 टाइप्स में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। एक तो है आपके खाने के ताल्लुक से, आपका खाना जो है ना, ये आपका खाना डाइट। आपको हेल्दी रखता है। तो इसी के लिए यहाँ पर बात किया डाइट साइकिल से। अच्छा। दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं, रात का खाना स्किप कर देते हैं, नाश्ता स्किप कर देते हैं, या ज्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, लिमिट नहीं है, बे टाइम फिर बेवक्त खाते हैं, वक्त बेवक्त खाते हैं। तो ये क्या ऐसी साइकिल हो हमारी जो है डाइट की, जिसकी वजह से हम कहलाए कि भाई ये शख्स जो है वो हेल्दी डाइट या हेल्दी रूटीन को फॉलो करता है। दूसरा बात करते हैं स्लीप साइकिल पर, कि बंदे के सोने का अंदाज क्या है। कई बार जो है ना वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से भी कई तरह की बीमारियों का जो है वो बंदा शिकार हो रहा होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज। अब वो वर्जिश यानी एक्सरसाइज को लेकर इतनी सादा बातें होती है, इतनी नई नई जो है वो हिले दिए जाते हैं, इतनी नई नई चीज़ें दी जाती है कि बंदा ये सोच रहा होता है कि यार व्हाट इज़ एग्जैक्टली एक्सरसाइज। क्योंकि आप देखें, मुझे याद पड़ता है कि 9th और 10th के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जिनकी उम्र जो है वो 15-16 साल की होती है, ये 15-16 साल के बच्चे भी जिम जाना शुरू कर देते हैं। यानी यही एक्सरसाइज समझते हैं कि मतलब डंबल उठाना या इस तरह वजन उठा लिया, इस तरह के जो पुलअप्स कर लिए, लंजेस कर लिए, क्रंचेस कर लिए, इस तरह की चीज़ों को शायद वो एक्सरसाइज का नाम देते हैं। सही है। तो एक एक करके इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो ना ह्यूमन बॉडी को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन बॉडी यानी फिजिकल फिटनेस में ह्यूमन बॉडी का क्या रोल है। तो सबसे पहले डाइट साइकिल में समझते हैं कि खाना हजम कैसे होता है। अच्छा। खाना जो हजम होता है वो सबसे पहले शुरू होता है आपके मुंह से। जी। अच्छा। आप जब खाना लेते हैं तो खाना आपके माउथ से एंटर होता है, आप उसको चबाते हैं, और चबाने की वजह से जो है आपके सलाइवा यानी ये बिल्कुल गले के नीचे जो ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें थूक होता है, सलाइवा मतलब थूक, तो ये थूक है, यहाँ से निकलता है, इसको उर्दू में लुआब कहते हैं। ये लुआब आता है, खाने में मिक्स होता है, तो खाने में जो है वो खीर जैसा मादा तैयार होता है। अब ये खीर जैसा मादा जो है ये गिजा की नाली, जिसको हम यूसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में फूड पाइप, इंग्लिश में फूड पाइप भी इसको आम लफ्जों में कहते हैं, और गिजा की नाली भी कहते हैं इसे। अच्छा। ये जो है ये मुंह से जो है पेट को कनेक्ट करती है। अच्छा जी, ये मुंह से पेट को कनेक्ट करती है और यूं खाना जो है वो उतरता है और यूं खाना पेट में पहुंचता है। सही। अब पेट का काम सभी को पता है कि पेट में जो खाना एक्चुअल में जो है वो खीर जैसा मादा है या लिक्विडिफाइड जो होता है पेट में होता है। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आ रही थी, बाइल डक भी आ रहा होता है, HCl भी आ रहा होता है, अलग अलग तरह की तेजाबियत आ रही होती है, जिसकी वजह से खाना पूरा हजम होता है। और ये हजमा जो है एक्चुअल में डन होता है हमारी छोटी आंतों में, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये छोटी आंत पहले आती है, उसके बाद जो है बड़ी आंत आती है। अब छोटी आंत जो है ना, ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू जो है वो छोटी आंत है। अच्छा। क्योंकि इसकी लंबाई बताया जाता है कि ये तकरीबन 18 जिसे जायद जो है वो मीटर की होती है, और ये काफ़ी बड़ी होती है। और इसके जो अगर रेशे भी अलग किए जाएँ तो कई फिटों में जो है इसकी लंबाई जो है इन मानों बनती है, और इसके 3-4 जो है वो हिस्से होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से ग़िज़ा जो है वो हज़म होती है। छोटी आंत हुई, छोटी आंत में ऑलमोस्ट खाना हज़म हो चुका होता है, इसमें से सारा जो है वो रस चूस लिया जाता है और उसको ब्लड बनाने का काम शुरू हो जाता है, इससे खून बनाने का और ताकत तवानाई बनाने का काम शुरू हो जाता है, ताकि इंसान अपने रोजमर्रा के कामों को कर सके। भूखे पेट इंसान जो है वो, ज़ाहिर है भूखे पेट हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, भूखे पेट उस्ताद पढ़ा नहीं सकता, भूखे पेट जो है वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, मन नहीं लगेगा, जहन नहीं लगेगा। एक तो रीज़न ये है। दूसरा, अब जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में बस जो है वो फुजला और इस तरह की चीज़ें जाती हैं, और अगर उसमें कुछ बचा होता है तो उसको चूस लिया जाता है, और इस तरह से जो है वो फुजले के मकाम तक, एनस तक जो है ये तमाम चीज़ें पहुंच जाती हैं, और ये पूरा हिस्सा जो है ख़त्म होता है।
अब मैंने शुरू किया डाइट साइकिल और जी। बताया निज़ाम जिसको जी, हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सही। दोनों की कनेक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि नाश्ता लेट किया हम्म। तो अब खाना खाने जा रहा है, नाश्ता कुछ बचा हुआ है तो ऊपर से खाना भी डाल दिया, अब आया पेट पर प्रेशर। अच्छा, पेट दोनों चीज मिक्स हो गई हैं ऐसा। हाँ, अब ये कल्चर में है, ब्रंच करके कल्चर चलता है। लंच यानी दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट यानी मॉर्निंग में जो हम सुबह में जो भी नॉमिनल चीज़ें खाते हैं, जी, जी। और बिल उर्फ या उर्फ के मुताबिक हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते होंगे, तो इसको कंबाइन करके बीच के वक्त में खाया जाता है, उसको ब्रंच भी कहते हैं। तो लोग इस तरह की भी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो पेट पर जुल्म करना मैं से कहता हूँ। अच्छा, जुल्म। हाँ, जाहिर है आपकी ताकत से ज़्यादा आप पर बोझ लाद दिया जाए तो आप थोड़ी ना उठा लोगे। सही। अब ये जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर इसको रिकॉल करें कि भाई आपको बोल दिया जाए कि एक दिन में आपको 4 जो है वो एग्जाम्स देने हैं, ये खुद कहने लग जाएंगे जुल्म करते हो आप हम पर। जुल्म करते हो। आपने बोला एक दिन में एक सब्जेक्ट का एग्जाम लेना चाहिए, आप 4 जो है वो सब्जेक्ट का एग्जाम लेते हो। सही। तो इन मानों में बोझ जो है ना, ये हर तरीके इस तरह का जो है वो चल रहा होता है। तो सबसे पहली चीज वो यही है कि आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझें। तो आइए अब डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बताता हूँ कि क्या होना चाहिए रूटीन। सही। आप नाश्ता अर्ली मॉर्निंग करें, अच्छा। जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके आप नाश्ते को उस वक्त जो है वो कर लें। नाश्ता जितना ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होगा, इंशाल्लाह आपको लंच के लिए उतना जो है वो टाइम मिलेगा। एक तो ये। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका लंच जो है ना वो वक्त पर होना चाहिए। लंच का जो एक जो है वो साइकाट्रिस्ट जो टाइम बताते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट जो टाइम बताते हैं, वो टाइम बताते हैं 12 बजे से 2 बजे के बीच का। अच्छा। इसके दरमियान में आपका लंच जो है हो जाना चाहिए, आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। और रात के खाने का जो टाइम बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप 7 बजे से लेकर तो 9 बजे के दरमियान में आप जो है वो रात का खाना खा लें। और यूँ समझे कि सोने से 2-2.5 घंटा पहले ही आपका रात का खाना हो जाए, ताकि बॉडी में अच्छी तरह से मूवमेंट की वजह से डाइजेस्ट हो जाए और चीज़ें इत्मीनान से चलें। सही। एक बात ये हो गई। दूसरी सबसे अहम चीज़ वो ये है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जो खा रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार बीमारी के नहीं, आपको पता है 80% बीमारियां जो है ना ये पेट की खराबी की वजह से होती है। सही। कुछ भी खा लिया, जब मन किया तब खा लिया। आपको समझना पड़ेगा, आप अगर फॉर एग्जांपल समोसा पाव खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, पोहा खाते हैं, मिसल खाते हैं, तो ये आपका जो है ये ब्रेकफास्ट है, ये आपका कभी लंच नहीं हो सकता। अच्छा। बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि एक मेट्रो सिटी में हम रहते हैं, बॉम्बे में या दिल्ली में या बेंगलुरु वगैरह इस तरह की अगर दूसरी सिटीज़ हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सही। यहाँ पर अक्सर जो है ना वो पोहा हो गया, जैसे महाराष्ट्र के हिसाब से, या समोसा पाव, या बहुत ज़्यादा इडली डोसा वगैरह खाने की भी आदत है। तो कह लिए ये तो स्टीम फूड है, ये तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही देगा। लेकिन अगर इसको दोपहर में खाते हैं, लंच की चीज़ को अगर आप जो है वो लंच यानी लंच की चीज़ को ब्रेकफास्ट में डालते हैं या ब्रेकफास्ट की चीज़ को लंच में खाते हैं, यानी नाश्ते को खाना बनाते हैं, खाने को नाश्ता बनाते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत के लिए प्रॉपर डाइट का होना। डाइट का होना, यानी हम सेहत की बात करें और फिर खाने की बात ना करें तो ऐसा हो खाली नहीं खाली सकता। गुफ्तगू हुई इन मानों जी। में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, सही। क्योंकि भूखा पेट भी नहीं खाया जाएगा सही। और बहुत ज्यादा भरपेट खाएगा तो भी नहीं खाया जाएगा। सही। भूख से कम खाने का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसीलिए कि जगह होती है आपकी, मूवमेंट के लिए जगह होती है, आपकी पानी के लिए जगह होती है। यानी सबसे पहले जो खाने के सीखे गए, और खाने से पहले पानी पीने का रीजन भी ये होता है कि पहले ही पानी चले जाए और पेट कुछ भरा भरा सा लगे, सही। तब आप जब खाए ना तो आपको पता चल जाए कि आपने जो खाया भूख से ऑटोमेटिकली कम खाया। कम खाया। उसको लग रहा होता है मैंने भरपेट खाया, लेकिन चूंकि पानी ऑलरेडी जाके उस जगह को जो है वो पैक कर चुका होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो भूख से कम खाने में इन मानों में शामिल होता है, और बंदा यहाँ सेहत के लिए एक तरह से जो है वो स्टेबल हो जाता है। अच्छा, जामिअतुल मदीना में सिलसिला चालू है माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं हम के तलबा किराम हमारे देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो उनका तो पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है कि भाई खाना कब खाना है। तो माशाल्लाह इन मानों में अपने मकसद ये कि शेड्यूल फॉलो कर माशाल्लाह। हाँ, शेड्यूल फॉलो कई हो सकता होगा कि अब जाहिर है ये जो उम्र होती है ना, ये उम्र इंशाल्लाह मैं और भी आगे डिस्कस करूंगा, ये उम्र ऐसी होती है कि बात मानना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में किसी की बात मानना, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो करीबी दोस्त हो, हाँ, उल्टी पुल्टी चीजें ना अमूमन जल्दी समझ में आ जाती है। अच्छा। और अच्छी चीजें ना थोड़ा सा देर से समझ में आती है, ये बेसिक नेचर है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं इन मानों में, ये स्टूडेंट लाइफ को बात कर रहा हूँ मैं। अब चूंकि जामिअतुल मदीना है या हमारे मदरसतुल मदीना है, जहाँ एक रूहानी माहौल होता है, सही। और एक जो है वो इस्लामी माहौल होता है, तो इन मानों में अदब भी होता है, असातिज़ा किराम का हाथ भी चूम रहे होते हैं, तो एक जस्ट बिकॉज ऑफ पैनल ऑफ रिस्पेक्ट बंदा फॉलो तो कर लेता है, लेकिन दिमाग जो है ना वो जल्दी किसी को कबूल नहीं करता। अच्छा। ये दिमाग का एक मसला है। चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, और अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारी स्लीप साइकिल को लेके। जी भाई एक वक्त हो गया कि जामिअतुल मदीना में कह दिया गया कि भाई इस वक्त में आपको सोना है, सोना है, लेकिन मैं कर रहा हूँ भाई पढ़ाई। हाँ, अब ये बात यानी पॉइंट की बात है। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ,
भाई वो हर जो है ना ये है ना ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब वक्त ही सोने का है और आप कर रहे हो पढ़ाई, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग कैसी होगी, अच्छी सुबह, सुबह बखैर कैसी होगी। सही। तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि जितना अर्ली आप सोएंगे उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह करीम आपको आगे चल के बेनिफिट्स होंगे। तो जल्दी सोने का मामूल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सोने से 1-1.25 घंटे पहले कुछ भी इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं करें, मोबाइल फ़ोन नहीं देखें, खाना नहीं खाएं, और कुछ ना कुछ मूवमेंट करने के बाद सोएं। खाया और सो गया, या वो मोबाइल देखते देखते सो गया, तो यकीन करें, या इस तरह की कोई बात, यानी अब लेट तो जाते हैं पर दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं या और कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, मस्ती करने का जो है अमूमन जो है वो ख्याल आता है, तो इस सब के चक्कर में जो है ना स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। सही। और जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं, या ये मैं आपको बताऊं, अल्जाइमर एक तरह की बीमारी है, या यूं समझे कि एक और बीमारी होती है जिसमें शिवरिंग होती है, जो या यूं समझे बॉडी कांपती है। सही। और जो है ना बॉडी स्टेबल नहीं हो पाती, बहुत अलग अलग जो है ना वो ख्यालात आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं। अच्छा। इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि बॉडी के ब्रेन को जो है ना प्रॉपर स्लीप नहीं मिली, क्योंकि आप सो रहे हैं, आपका दिमाग के अंदर जो जंक फाइल है ना मोबाइल के अंदर होता है एक में, जिसमें जंक फाइल जो खत्म करते हैं, वायरस कैचे जिसको फाइल, बोल रहे हैं तो। हाँ वायरस की एंटी वायरस बोल के हम बोलते हैं, जिसमें हम जो है ना मोबाइल में से जो है वो अलग अलग तरीके की जो है वो गंदगियाँ खत्म कर रहे होते हैं, इन मानों में कैचे फाइल बोलते हैं जिसको। इसी तरह से जब हम आराम कर रहे होते हैं ना, हमारे ब्रेन से इस तरह की कैचे फाइल, अनवांटेड मेमोरीज जो है वो डिलीट हो रही होती है। तो प्रॉपर स्लीप जो है ना, ये चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे जो है यंगर लाइफ हो, चाहे जो है वो चाइल्ड लाइफ हो, हर लाइफ के लिए स्लीप साइकिल प्रॉपर मेंटेन होना ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। दोपहर अगर बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं, जैसे नमाज तहज्जुद के लिए उठते हैं, हमारे जामिअतुल मदीना में निज़ाम होता है, तो इस सूरत में जो है ना दोपहर की नींद बहुत बढ़िया है। सही। आप दोपहर में भी ज़रूर सोएं, कैलुला तो जिसको हाँ, कहते हैं। कैलुला भी कहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सही। लेकिन ये इसका ड्यूरेशन जो बताते हैं वो बताते हैं आधे घंटे से 35 मिनट। 35 मिनट। इससे ज़्यादा का जो है ना वो पावर नैप या जो है वो आफ्टरनून नैप नहीं होना चाहिए। एक ये। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सही। अब ये एक्सरसाइज का क्या कंसेप्ट है, तो एक्सरसाइज का बेसिक मूवमेंट ये समझें कि जो बॉडी जितनी ज़्यादा मूवमेंट करती है, या बॉडी का जो ऑर्गन जितना ज़्यादा मूवमेंट करता है, उसके मूवमेंट करने की वजह से जो है ना उसके जो है ना वो सेल्स बढ़ते हैं। सेल्स मतलब ये खुलिये बढ़ते हैं और उसके अंदर गोश्त तैयार होता है जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। अच्छा। तो ये जो देखते हैं ना कि वो भाई डंबल उठाया तो यूं कटिंग्स दिख रही है, या आर्म्स दिख रहे हैं, या वो ट्राइसेप्स दिख रहे हैं, जी जी। तो इसका रीजन ये होता है कि उन्होंने वहाँ प्रेशर लगाया, उन्होंने वहाँ वेट लिफ्टिंग की वजह से प्रेशर बनाया, तो जिस्म को ये महसूस हुआ कि यहाँ तवानाई की ज्यादा जरूरत है। अच्छा। तो वो तवानाई की जरूरत की वजह से गोश्त यहाँ तैयार होगा, गोश्त यहाँ तैयार होगा। ये एक जनरल फैक्ट है एक्सरसाइज का। अब हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो भाई एक्सरसाइज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करें। मूवमेंट ज़्यादा से अच्छा, यानी अगर आप जैसे अब वॉक करने का जो है वो मामूल बहुत ख़त्म हो गया। मॉर्निंग वॉक नहीं करते, खाने के बाद वॉक नहीं करते, खाने के बाद वहीं बैठे रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, या हाथ धोकर आके दोबारा बैठ जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो बॉडी में फिटनेस कैसे रहेगी, बॉडी में जो है चुस्ती, जो है स्टैमिना जो है वो कैसे बाकी रहेगा, ये मूवमेंट से बाकी रहेगा। मूवमेंट करें। फिर जैसे उठक बैठक जिसको जो है वो अंग्रेजी में स्क्वाट कहते हैं, ये स्क्वाट की आदत होनी चाहिए। अच्छा। मॉर्निंग में 10-10 के जो है वो 3 स्क्वाट के पुश वो कर लें, सेट बना लें। मॉर्निंग में स्क्वाट करें। स्क्वाट करने से इंशाल्लाह जो है वो आपकी जांग और आपके जो घुटने के नीचे का जो पिंडली का जो हिस्सा है ये इंशाल्लाह मजबूत होगा। वरना होता क्या है अमूमन तलबा इकराम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को पढ़ने का ज़्यादा शौक है और होना भी चाहिए शौक, लेकिन फिर वो हेल्थ को जो है ना बिल्कुल एक तरीके से एक साइड छोड़ देते हैं। यानी मैंने पढ़ना है तो अब उनके जिस्म की हालत उनके सामने होती है, उनकी मेंटेलिटी की हालत उनके सामने होती है, सारी चीज़ें, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। असल में ये सबसे बड़ा जो मामला आता है वो एग्जाम्स के दिनों में आता है। एक बहुत बड़ी तादाद है, और अब तो अल्लाह की पनाह सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चली रही है कि भाई वो नाइट बिफोर एग्ज़ाम वाली स्टडी के बारे में इतना ज़्यादा लोग बातें करते हैं, और लोग फिर बाद में कह रहे होते हैं कि भाई मैंने एक रात एग्ज़ाम की एक रात पहले पढ़ा और मैंने इतना अच्छा मार्क्स लिया है। भैया साल भर पढ़ते तो इससे बहुत अच्छा आता। सही। आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट क्लास आया, आप डिस्टिंक्शन पार करते हैं, आपका 60% आया। अगर आप पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं, रिविजनल सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह करीम बहुत अच्छे आप ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्सरसाइज करें, बॉडी को जो है वो मूवमेंट दें, इससे जो है बॉडी रिलैक्स फील करती है। स्क्वाट हो गए, इसी तरह से वॉक हो गई, जॉगिंग तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। सुबह की जो है वो चहलकदमी करना, चहलकदमी करें।
और अगर कोई आजू बाजू ग्राउंड अवेलेबल है, घास अवेलेबल है, तो घास पर जो है वो नंगे पैर चला करें। नंगे पैर चला हाँ, इससे जो है वो ब्रेन सिनेप्सिस को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। आगे ब्रेन पर जब बात करेंगे इंशाल्लाह जी। इसको जो है वो काउंट करेंगे। तो हमने फिजिकल हेल्थ के हवाले से सुना है कि FGN चैनल के नाज़रीन और तलबा इकराम हमारे फिज़िकल हेल्थ को समाअत फरमाया आपने। फ़िज़िकल हेल्थ है क्या चीज़, बड़े शानदार तरीके से हमारे आरिफ भाई ने समझाया है और इसको कैसे मेंटेन करना है ये भी बताया, और ये मेंटेन क्यों नहीं हो पाती उसके भी कुछ रीज़न आपके सामने रखे हैं जिसको आपने मुलाजा फरमाया है। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली फ़िज़िकल हेल्थ पर ना, अब मेंटल हेल्थ पर बड़ी बात यानी करने को कोई तैयार नहीं होता, या करने वाले तैयार होते हैं तो वो नए नए फार्मूले बता रहे होते हैं। इस्लामिक तरीका और स्टडी को यानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या फरमाने चाहेंगे, जैसे तलबा इकराम है या कोई स्टडी करने वाला स्टूडेंट है, उसके हवाले से मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना कैसा, मतलब कैसे करे वो? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने ना इंसान को जो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो दिए अता फरमाए, इसमें सबसे कमाल का ऑर्गन जो है ना वो ब्रेन है। यो तो सभी कमाल के, दिमाग है, ब्रेन है, ये बहुत मतलब इसकी स्टडीज देखें ना, जो लोग न्यूरोलॉजी करते हैं, यानी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन से बनते हैं सिनाप्सिस। यानी जैसे आप रोड पार कर रहे हैं और रोड पार में आपने कैलकुलेट कर लिया कि जब तक वो गाड़ी आ रही है उतनी देर में वहाँ से गुजर जाऊंगा। हाँ। तो ये जो कैलकुलेशन भी जो है सिनाप्सिस और ये ब्रेन न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा होता है। अच्छा। और ये ब्रेन न्यूरॉन्स में सबसे अच्छा, ब्रेन के भी अलग अलग से है, जैसे आगे वाला फ्रंटल लोब कहलाता है, ये दरमियान वाला टेम्पोरल लोब कहलाता है, और पिछला वाला जो है ये मकाम जो है मेमोरी वाला, इसे कहते हैं ऑसिपिटल लोब। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पीछे वाला जी। ये टेम्पोरल लोब वैसे तो इसके 4 हिस्से बताए जाते हैं, लेकिन ये मिड वाला पार्ट जो है ये पूरा टेम्पोरल लोब कहलाता है, और ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना ये होता है ऑसिपिटल लोब। ये असल में आपकी मेमोरीज, आपकी स्टडीज, आपके महसूस एहसासात महसूस करने की तमाम चीज़ें, ये सब कुछ जो है ना वो ये ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा देख रहा होता है, जो ऑसिपिटल लोब। असल में मैं मेंटल हेल्थ में 2 चीज़ों पे बात करना चाह रहा था, एक है एंगर मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट जी। स्टूडेंट लाइफ में गुस्सा जो है ना वो यूँ समझें कि वो दम कदम पे आते रहता है। अच्छा, गुस्सा? हाँ, गुस्सा जो यानी स्टूडेंट लाइफ में बंदे के लिए गुस्सा जो है ना कंट्रोल करने बहुत चैलेंज, यानी ये तो ऐसा है कि मैं 2 घंटा इस पे मजीद जो है वो तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ। अच्छा। कुछ जो है ना वो काउजेस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो काट पे बात करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करें। जी। अच्छा, देखिए, गुस्सा जो है ना ये यूँ समझ ले कि सवाब कमाने का एक बहुत बेहतरीन मकाम है। अच्छा। हाँ, बंदा इसको समझे कि यानी गुस्सा नहीं आएगा ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन गुस्से को पी जाने पर, गुस्से पर सब्र करने पर अल्लाह पाक की बारगाह में कैसे कैसे अजर है, कैसे कैसे फवायद है। और जाहिर है जब बंदा गुस्सा होता है तो उस वक्त ये फवायद, ये जो अजर है, ये बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा होता। तो आज इंशाल्लाह करीम कुछ ऐसे ट्रिक्स देते हैं आपको कि आपको वाकई इंशाल्लाह ये चीज़ें याद आ जाएगी। सबसे पहले एक चीज़ समझें कि गुस्से में किए गए फैसले हमें यानी अक्सर, हमेशा तो चलो मैं नहीं कहता एहतियात से, अक्सर गलत होते हैं। गुस्से में इंसान जो है वो दोस्तों को, एक दूसरे को जो है वो माइनस कह देते हैं, टारगेट कर देते हैं, वो कमज़ोर गुफ्तगू कह देते हैं, गुस्से में नहीं डील कर रहे होते हैं, जबकि ब्रेन का ये पिछला मकाम इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही। तो ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने गुस्से को जज्ब करें, और जो इंसान जितना ज़्यादा गुस्से पे काबू करने वाला होता है ना उसकी मेमोरीज उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो उतना ज़्यादा खुश अखलाक होता है, और वो इंशाल्लाह करीम चीज़ों को याद रखने में उतना ज़्यादा मजबूत माइंड भी बनता है ना। बिल्कुल, शार्पनेस के लिए गुस्से को कम करना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, अब जो तलबा इकराम हम देख रहे हैं कई हो सकता है उसमें यानी ये होता हो कि भाई गुस्सा आता है, गुस्सा तो देखिए जाहिर है सबको आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली बात जैसा आप फरमा रहे हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है, हो सके इसको आप लिख लें ताकि भाई जो लिखी हुई चीज़ होती है उस पर अमल करना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, आपको इस्तिकामत चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना, किसी भी चीज़ में इस्तिकामत चाहिए कि भाई आप उसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल आउटकम निकालें, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर आप काम करें, तो उसके लिए आपके लिए गुस्से पे नहीं, ब्रेन कंट्रोल में ना, ब्रेन कंट्रोल, जहन को कंट्रोल करने में गुस्से का कंट्रोल सबसे, एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आएगा जैसे आएगा, आप देखो यार कंट्रोल करने में कितना फायदा है। अगर मैं इस गुस्से पे सब्र कर लूँ तो सबसे पहले मेरे ब्रेन को फायदा होता है कि मेरे ब्रेन से एंगर खत्म हो जाता है और हैप्पीनेस इनरोल होना शुरू हो जाती है, मेरे अंदर माफ़ करने का जज्बा बनता है, मेरे अंदर मेमोरी जो स्किल्स बढ़ती है, मेरे अंदर याददाश्त की जो है वो सलाहियतें बढ़ जाती है, मेरे अंदर जो है वो इंशाअल्लाह करीम जो है वो दरगुजर का जो है वो जज्बा बढ़ जाता है, सोच भी फिर इससे बड़ी होती है। यस, ऑफ कोर्स, जो जितना ज़्यादा माफ़ करता है अल्लाह पाक उसको उतना ज़्यादा जो है ना हैप्पीनेस देता है। अब वो कैसे, पहला माफ़ किया, जैसे वो जैसे वो किसी को माफ़ करेगा ना तो इंशाअल्लाह करीम जब लोग तारीफ़ करेंगे, यार
बहुत बड़ा दिल है यार, आपने माफ कर दिया, रिलैक्स फील भी होता है ना। बिल्कुल। अब जैसे देखो, तारीफ किसको नहीं पसंद है, आप मेरी तारीफ करें, आपने बोला हेल्थ इज वेल्थ, मैं खुद भी यार यहाँ किया प्रोग्राम, बाय नेचुरल है वो इंसान, यानी वो आ जाता है आदमी में। जी जी। तो तारीफ किसको नहीं पसंद, लोग ऑटोमेटिक तारीफ करते हैं, गुस्सा करने वाले को कोई तारीफ नहीं करता, बल्कि लोग डर जाते हैं, भाई गुस्सेला आदमी से दूर इससे नहीं रहो। बोलना लेकिन कुछ बोले भी। यार बहुत सब्र है यहाँ बंदे में, बहुत, यानी तारीफ का ही मकाम होता है। सही। तो एंगर मैनेजमेंट के बहुत फायदे हैं। सही। आप एंगर मैनेजमेंट को स्टडी करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, और एक तो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि कई बार गुस्से के, यानी दिन में इंसान को 4-5 बार गुस्से के मकामात तो आ ही जाते हैं इन जनरल, उससे कम भी आते होंगे। तो अब ऐसी सूरत में जब काबू करें, क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब जो है ना वो आपके नेचर के खिलाफ कोई काम होता है, सही। आपकी जो तबीयत के यानी उलट कोई काम होता है, आपको गुस्सा आता है। आपकी किसी ने बुक ली, पेज मोड़ दी, ओ भाई गुस्सा आएगा, गुस्सा आ मेरी गया। बुक है, मेरी या बुक मैं पढ़ रहा हूँ, बाहर से बच्चे आए तो इंटरप्ट कर रहे हैं, हाँ। गुस्सा आएगा, मुझे परेशान कर रहे हैं। जी जी। काबू करना, उस गुस्से को डिले करना, इंशाल्लाह एंगर मैनेजमेंट के बहुत फायदे हैं। सही। और ऐसा अच्छा कभी कभी होता है कि गुस्से पे रिएक्ट कर लेते हैं, अब रिएक्ट करने के बाद जो है ना बैक होना, ये और टेंशन वाला होता है। अच्छा। जैसे ही रिएक्ट कर लिया और अब लगता है कि थोड़ा निकल गया, फौरन रुजू की तरफ है, आपकी गलती नहीं थी, माफी मांग लो यार। थोड़ा टफ लगता है, माफी मांग लो, यकीन करो उस बंदे को रिग्रेट नहीं हुआ ना, लेकिन ये तो उससे पैसे ज्यादा टफ वापस। हो गया ना। तभी तो कह रहा हूँ, पहले तो ये था कि भाई गुस्सा आया तो उसको रोक लिया, अब ये तो बात कर दिया आपने, रिएक्ट कर दिया, अबे ऐसा निकला, अब वो पीछे कैसे आएगा। अब पीछे इस तरह से आएगा कि रिएक्ट कर लिया, और जाहिर है जब आप यानी गलत बोलोगे या कुछ माइनस बोलोगे तो सामने वाला भी माइनस में ही काउंटर करेगा। जाहिर है। अल्लाह करे कि सामने वाला भी बहुत अच्छा हो, तो आपको खुद रिएक्ट, देखो जो जितना जल्दी कम बैक करता है ना, हाँ। जैसे हम दोनों ने जो है किसी चीज पे बहस की, और मैंने कहा कि यूं समझाने के लिए मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, फौरन मेरा ऑसिपिटल लोब एक्टिव हो गया कि माफ कर लीजिए, मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को बड़ा बना लिया। सही। अब आपको खुद रियलाइज होगा कि यार शायद मेरी ही गलती थी, उसने माफी मांग लिया, कि ऐसा तो नहीं मेरी गलती थी। अब खुद अब आपका भी जहन माफी का ही बनेगा, और रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। सही। जो पहले माफी मांगता है उसके जो है अल्लाह पाक इज्जत ही बढ़ाता है इज्जत ये, बढ़ाता है। यानी ऐसा है कि इस्लाम से लोगों ने साइंस सीखा फिर है, यूं भी है ना कि अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला है और माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ऐसा ही है। तो यूं ऑटोमेटिकली आपका एंगर मैनेजमेंट भी हो जाएगा, ब्रेन भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके हार्मोन्स भी जो है वो बेटर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। एक तो ये। अब इसके बाद जो है बात करते हैं हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। एग्जाम से है, परेशान हो गए, कॉपी कंप्लीट नहीं है, सही। कल जो है वो सबक सुनेंगे उस्ताद साहब। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी ताकत के मुताबिक काम करें अच्छा। और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। स्ट्रेस जो आता है ना, ये जो तनाव जो आता है, स्ट्रेस जो आता है ना, ये यही बहुत बड़ी वजह है कि कई बच्चे जो है ना स्टडी से बैक होते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस नहीं ले पाता आदमी। और इतनी रील बनी हुई है, इतनी वीडियोस बनी हुई है, इतनी इस पर बनी हुई है कि आदमी सोचता है क्या क्या करूं। अच्छा, स्ट्रेस हो सकता है ये, मतलब आपने जैसे कहा ना कि स्ट्रेस की वजह से बंदा वो स्टडी छोड़ देता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मिसाल के तौर पे किसी को 1 महीना दिया गया कि भाई आपने ये काम मुकम्मल करना है, ठीक है। अब ये स्ट्रेस का पता है शिकार खुद ब खुद होगा, कैसे होगा, यानी 1 महीना दिया गया कि भाई इसको ये काम मुकम्मल करना है, ये पूरी बुक मुकम्मल करनी है और एग्जाम इसका इस डेट में होना है। 1 महीने के 15 चैप्टर हाँ। यूं ले लेते हैं, रोजाना आधा चैप्टर पढ़ना है। हाँ जी, आधा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अब ये क्या करता है, शुरू में 5-8 दिन इसने निकाल दिए कि भाई बहुत टाइम है मेरे पास, ये तो मैं यूं पढ़ लूंगा, फिर कुछ दिन और निकले, फिर कुछ दिन और निकले, 15 चैप्टर, फिर हाँ। 10 दिन 20 दिन में 15 चैप्टर, फिर ये बात वही घूम कर आती है कि मैं रात में पढ़ूंगा, सुबह एग्जाम दूंगा। ऐसा ही है। अब ये स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। कई कॉजेज हैं, यानी मैं आपको बताऊं, मैं रीजंस पे नहीं बात करता हूं, मैं सीधा उसके इलाज पे बात करता हूं। अच्छा। सबसे इसका आसान इलाज ये है कि आप सबसे पहले तो प्री प्लान हो। सही है। और इंशाल्लाह प्लानिंग के लिए हमने आपको इंशाल्लाह डे टू डे का रूटीन दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रूटीन भी जो है हमारे स्टूडेंट्स को डेली दिखाएं। रूटीन चल रहा है माशाल्लाह उनके। ये रूटीन बेसिक है। क्या बात है। अगर आप इंशाल्लाह करीब इस रूटीन को फॉलो करेंगे, जो है ना दिल के जानिब उल्टे हाथ की तरफ जो है हमने डेली रूटीन लिखा है, और दाई तरफ जो रखा है हमने कि आप उस पर कितना अमल करते हैं। एक पेज पे आपका रूटीन लिख दिया डायरी के, एक पेज पे आप स्क्रीन पर रूटीन भी लिख दिया। नजर आ रहा होगा एफजीएन चैनल के नाज़रीन और तलबा इकराम हमारे, हो सके तो इसको उतार भी लें जी। देखें तो सबसे पहला तो यानी जो दिल की जानिब उल्टे हाथ की तरफ है वो तो पूरा रूटीन है जी। और दाएं तरफ ये रखे कि भाई कितना अमल हुआ। डेली आप अगर अमल करना शुरू कर देंगे ना इंशाअल्लाह करीम, यानी मैं बोलता हूँ 100% अमल नहीं होगा, पहले टाइम में 30% अमल होगा। सही है। फिर 40% है। नेक अमल के रिसाले पे एक बंदा फौरन महबूब अत्तार थोड़ी बन जाता है। जी जी, बड़ा बंदा टाइम कोशिश लगता है करता है, 50 पर आता है, 52 पे आता है, 53 पे आता है, तो उसको पता तो चलता है। जब एनालिसिस रिपोर्ट आपके हाथ में होती है ना, तो आपको पता चलता है यहाँ नहीं यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ नहीं यहाँ गड़बड़ हुई। तो ये रीजन ही इस चीज का कि आपके डे टू डे लाइफ का एनालिसिस जिस तरह से हम नेक अमाल के रिसाले से करते हैं ना, वैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ का एनालिसिस जो है आपको खुद करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ डायरी।
आप डे टू डे लाइफ को स्टडी करना तो शुरू करें, आपको पता चलेगा आपकी फजूलियात क्या है, आपके वर्थ जो वर्थ यानी अहमियत वाले औकात है, आपके जो वक्त है वो कौन से हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको आपका शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान शेड्यूल बनाएगा ना उसको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। सही। स्ट्रेस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बंदा अनशेड्यूल्ड होता है, उसको लाइफ में कोई शेड्यूल ही नहीं होता, कोई जदवल ही नहीं होता, बगैर जदवल के जी रहा होता है। हमारी मीटिंग्स का जदवल है, दावत इस्लामी की दीनी माहौल की बात करो, हमारी मीटिंग्स का जदवल है, हमारी वर्किंग का जदवल है, हम जिस स्टूडियो में बैठे स्टूडियो का जदवल है, हमारे बाद और कोई आएगा, हमारे इस FGN चैनल का शेड्यूल है। तो शेड्यूल है तभी एक सिस्टम चल पा रहा है। बगैर शेड्यूलिंग के आप कभी भी जो है वो यानी आप हेल्पलेस फील करोगे, आपको लगेगा यार कोई मदद ही नहीं करता, जबकि शेड्यूल आप है, आप बना सकते हो। आपको आप अपनी सबसे बेहतर आप जानते हो। कहते हैं कि मुझे मेरा दोस्त सबसे बेहतर जानता है, नहीं भाईजान, आपको आप सबसे बेहतर जानते हो। आप बनाए अपना शेड्यूल। अब मैंने जो शेड्यूल दिया है वो नमाज तहज्जुद से दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये तहज्जुद की तरह तहज्जुद के शेड्यूल के हिसाब से भी इसको गो थ्रू किया जा सकता है। मैंने फजर से पहले बेसिक वर्कआउट दिया है जिसमें आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर ले, वॉक कर ले, यानी फास्ट वॉक कर लें। आप फजर बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही है। फजर की नमाज के बाद एक्सरसाइज कर लें, कुछ जो है वो यानी मिनिमल ब्रेकफास्ट ले लें, या कुछ एनर्जी ड्रिंक ले लें, या यूँ समझे कि सुबह सुबह नारियल पानी पी लें। नारियल पानी में असर नहीं है, गन्ने का जूस पी लें, इंशाल्लाह वही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा, बहुत अच्छी एनर्जी आप फील करेंगे। तो ये यानी मोटी मोटी बातें करना मकसद था ताकि ये पूरी चीज़ें पहुँचे। शेड्यूल बनाए और देखिए आप कितना अमल करते हैं। इंशाल्लाह आप अगर इस शेड्यूल पर अल्लाह पाक ने चाहे, या जो भी आप शेड्यूल बनाएं आपकी ताकत के हिसाब से, आप अगर उस पर 70% भी अमल करने वाले बन गए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने चाहा तो आसान हो जाएगी, बेहतर गुजरेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, बड़े शानदार पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है और बहुत शानदार इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारे आरिफ भाई की रही है। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। मैं FGN चैनल के नाज़रीन और तलबा इकराम से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप जो है ना अपना एक शेड्यूल ज़रूर बनाएं कि भाई मैंने मेरी मंजिल क्या है और मैंने क्या क्या काम करने हैं, और महीने के कितने काम हैं, हफ्ते के कितने काम हैं, और दिन के मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आपके जब सामने होगी तो आपके लिए एक यानी फ़ैसला लेने की, यानी ये समझ लें, या तैयारी करने का जुनून आपके सामने होगा कि भाई मैंने किस तरह तैयारी करनी है या कौन सा कब फ़ैसला करना है मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। माशाअल्लाहुल करीम, बड़े शानदार प्रोग्राम का टॉपिक रहा आज का। अल्लाह करीम आरिफ भाई को सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, और हमें भी यानी अपनी हेल्थ को जो है ना इसको यूँ कह लें कि इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर बंदा हेल्थ का ध्यान रखेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। पढ़ाई भी अच्छी होगी और बहुत सारे जो दीनी माहौल के जो हमारे काम हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। फैमिली के साथ जो उठना बैठना है वो सारी चीज़ ठीक होगी, तो सब खुशहाली खुशहाली रहेगी इंशाअल्लाहुल करीम। चलें, वक्त भी इजाज़त हमें नहीं दे रहा है और आज जो गुफ्तगू होनी थी वो हो चुकी है। इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा फिर हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा। है गर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तो फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता